नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं पॉलिटिकल लेक्चर। जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे आपसे, और हम आर्टिकल 19 की तरफ बढ़ रहे थे। और आर्टिकल 19 में हमने पूरा ग्राफ बना दिया था, पूरा चार्ट जो था, फ्लो चार्ट कहते हैं, पूरा बना दिया है हमने। और उसमें सबसे पहले जो 19(1)(a) की तरफ था, हम राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वहां हम पहुंचते हैं, डिस्कस करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के आगे पीछे की जो भी बातें हैं वो सब बताई जाएंगी। तो चलिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से फायदा ये है, देखो आपको पता है फायदा क्या हो सकता है। यानी आपकी पहले तो मेंटलिटी को बदलिए। मेंटलिटी क्या हो सकती है, हम ही पढ़ेंगे सर, हमारे अलावा कोई और ना पढ़े, हम कोई फायदा हो, हम ही नौकरी लगे। भाई मैं मानता हूं कि कंपटीशन का दौर है, आपके अंदर एक वो भावना है कि सर इतने सारे कम पद हैं और उस पर इतनी सारी भीड़ है, सर बैठेगा कौन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बैठेगा कौन। देखो यदि आपके अंदर एक आत्मविश्वास है और आप दूसरे से कुछ अलग कर रहे हैं तो यकीनन मानिए, देखो लेक्चर दुनिया देख लेती, लेकिन आप सभी को पता है कि इस लेक्चर का फायदा वही लोग उठा पाएंगे जिनमें लगन है, जिनमें मेहनत का थोड़ा जुनून है, जो लगने की कगार पर पहुंच चुके हैं, जो लगने वाले, वही लोग इस लेक्चर का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, और भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ इंटरेस्टिंग और भी किया जा रहा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कुछ हिडन पार्ट, यानी हमारे इतिहास में, जैसे कि हम इतिहास भी पढ़ाते हैं, आप सभी को पता ही चल गया होगा, इतिहास भी पढ़ाते हैं। तो इतिहास और पॉलिटी में, दोनों ही सब्जेक्टों में, कुछ हमारी किताबों में ऐसे अनगिनत कहानियां हैं जो हमसे छुपाई गई हैं 70 और 75 सालों के अंदर। और ऐसा ही नहीं है, अभी तक भी छुपाई जा रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सरकार में उन चीज़ों को बाहर लाया जा रहा है। तो कुछ ऐसी किताबें, कुछ ऐसे नोबल जहां पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ बातें आ सकती हैं, लेकिन वो किताबों में नहीं है। वो कहाँ से है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको लाएंगे। इसलिए आप तैयार रहें। वो अनगिनत कहानियां, वो किस्से, वो जितनी भी हमारी स्टोरी हैं, वो सब बनाई जाएंगी यहाँ पर। और जैसा कि मैं यूसीसी के लेक्चर का वादा कर चुका हूँ कि हम यूसीसी का लेक्चर जल्दी ही लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बात, हम आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19(1)(a) की तरफ चलते हैं। आप सभी डालेंगे अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(a। और 19(1)(a) क्या था, फ्लो चार्ट से देख के याद करिए एक बार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद हमारे सीजीएल के क्वेश्चन पेपर में या यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा लेवल का फर्क हो सकता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है। इससे ही आता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि फ्रीडम, स्वतंत्रता जो है, इसका बहुत ज्यादा एक, कहते हैं इसका एक्सटेंड एक्सप्लेनेशन है, यानी बहुत ही विस्तृत व्याख्या है इसकी, जिसकी व्याख्या करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। मैं बता रहा हूं आपको। और स्टूडेंट तो इसकी व्याख्या बहुत छोटे शब्दों में कर देता है, लेकिन फ्रीडम की बात करें, आजादी की बात करें, तो हमारे कई सारे दार्शनिक हुए, जैसे कि मनु की बात कर लेते हैं। भारत के सबसे प्राचीन दार्शनिक हैं मनु, मनु स्मृति कहा गया। उन्होंने भी स्वतंत्रता का जिक्र कई बार किया है। और जान जाक रूसो हैं, जॉन्स मिल हैं, ये कई सारे दार्शनिक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर कई सारी बातें बोली। ठीक है, जिन्होंने पॉजिटिव फ्रीडम को समझाया, जिन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी को समझाया, कई सारी चीजें। चलिए, और स्वतंत्रता शब्द का जो हमारे संविधान में उल्लेख मिलता है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है अपने फ्रांस की क्रांति से। तो 1789 में जो क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं, वहां से लिया गया। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व मैंने प्रस्तावना में पढ़ा दिया था। लेकिन अब आते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है, ये अनुच्छेद क्या कहता है। आपके क्वेश्चन पेपर में जब ये अनुच्छेद मिलता है तो आप भयभीत हो जाते हैं। सब जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन कोई नहीं जानता, कोई यह नहीं जानता कि इस अनुच्छेद में और भी सारे प्रोविजन, केवल एक ही नहीं है। आपने राइट टू फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशंस बोला, पर ये तो पेपर में नहीं आया था, लेकिन पेपर में कुछ और आया था, इसलिए हमसे गलत हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको संजीदा से पढ़िएगा, सीरियस लीजिएगा इसको। सच में आज सिंसियर नहीं, आज सीरियस होने की जरूरत है आप। चलिए, तो आर्टिकल 19(1)(a) कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
मुझे आज तक एक चीज याद है कि जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, टीचिंग करियर में जब हम आए थे, तो हमसे एक, जैसे मैं कहीं बैठा था तो मुझसे, जब मैं कहीं पर पढ़ाने के लिए, मतलब कहते हैं ना कि जब देखो टीचिंग एक टैलेंट होता है। ये मेरे बहुत अच्छे मित्र, हमारे वकील साहब, उन्होंने बोली ये बात जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली मुझे। वो संविधान के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो एक वकील हैं, और ये एडवोकेट मुझसे एक बात बोल रहा है, उनका प्रोफेशन है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो और सबसे बड़ी बात, तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली जब हम उस समय दोनों अकेले थे, तो उन्होंने मैंने एक बात बोली उनसे कि मित्र से पूछी मैं कि मित्र ये बताइए हमको कि मैंने कि हम टीचिंग कर रहे हैं, तो मैं कि ये इस पे नॉलेज ज़्यादा हावी है या टैलेंट ज़्यादा हावी है? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि देखो टीचिंग एक टैलेंट होता है। टीचिंग क्या होती है? टैलेंट होती है, क्षमता होती है, जो जन्मजात भी हो सकती है ना? जन्मजात हो सकती है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड, ये प्रतिभा कहते हैं। यदि प्रतिभा आपके अंदर जन्मजात है, तो उसको बस अभ्यास की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली आपकी योग्यता और क्षमता बन जाती है। ठीक है। अब उन्होंने मुझसे एक बात की कि फिर मैंने कि आप क्यों नहीं पढ़ाते हो? आप तो संविधान के बारे में बहुत अच्छा खासा जानते हो, मतलब आप लॉ में इतना अच्छा कर चुके हो, वकील हो, अभी राजस्थान हाई कोर्ट के वकील हैं वो, तो आप तो इतना अच्छा करते हैं एक्सप्लेनेशन, आप क्यों नहीं पढ़ाते? तो उन्होंने एक बात बोली कि मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, मतलब मैं बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मैं समझा नहीं सकता। मैं डिबेट कर सकता हूं, डिबेट करने में और समझाने में फर्क होता है। तो टीचिंग एक टैलेंट होता है, लेकिन वही व्यक्ति टीचिंग कर सकता है जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है। मैंने ये महसूस की, और मेरे हमेशा से, मतलब मैंने अपना जब टीचिंग करियर था तो हमने बहुत छोटी क्लास से स्टार्ट किया था। मैं यकीनन मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन आज है अंदर से एक, कि मैंने थर्ड क्लास, जो थर्ड स्टैंडर्ड होते हैं बच्चे, तीसरी चौथी क्लास में होते हैं, मैंने वहां से स्टार्ट किया था। और बहुत ही सुंदर था। मतलब तीसरी क्लास में हम जब बच्चे, मैं उसमें मैथ पढ़ाता था, क्योंकि थर्ड क्लास में मैथ ही पढ़ा सकता हूँ अब, और तो क्या ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से था, बीएससी किया था, और उसमें कोई छिट्टू पुट्टू मैथ आती है, ये सब्ट्रैक्शन एडिशंस आते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये आते हैं। तो मुझे आज भी वो समय याद है, आज से करीबन 9-10 साल पहले मैं वो पढ़ाता था, थर्ड स्टैंडर्ड। धीरे धीरे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ आए, फिर इसके बाद हम सीनियर क्लास में आए, तो सीनियर क्लास को भी पढ़ाया, उसके बाद हमने कॉलेज के फर्स्ट ईयर को पढ़ाया। देन धीरे धीरे करके फिर हम कम्पिटेटिव एग्जाम में आए, क्योंकि बिकॉज हमारी कम्पिटेटिव एग्जाम में समझ बहुत अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने कम्पिटेटिव एग्जाम को बहुत टाइम दिया है। हालांकि होना है नहीं होना, लेकिन अब सच बता रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट भी नहीं, सीरियसली। क्योंकि जब आप अपने अंदर हुनर को एक पहचान लेते, सबसे बड़ी आज की समस्या यह है कि बच्चा हुनर को नहीं पहचान पा। क्या है हुनर बताओ? हुनर नहीं पहचान पा रहा है, वो केवल भेड़ चाल चल रहा है। यदि सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, सब गाना गा रहे हैं तो हम भी गाएंगे। हालांकि मेरा शौक सिंगर बनने का था, वो तो नहीं हो पाया क्योंकि गले ने साथ नहीं दिया, लेकिन हाँ, मैं अब खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने पैशन को फॉलो किया, मैंने अपने टीचर को फॉलो किया, और मैं बहुत खुश भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सच में, और आपको पढ़ाते हुए मुझे ज़्यादा और ज़्यादा खुशी हो जाती है क्योंकि आप मेरा मोटिवेशन। चलिए खैर, तो मुझे एक व्यक्ति ने बोला था कि जब मैं पहली बार पढ़ाने के लिए गया तो मैंने बोला कि सर, पढ़ाना चाहते हैं। पहली बार जब होता है, जब अपना कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से स्टार्ट ही करनी, क्योंकि पेट से तो कोई लेके नहीं आता। तो मैंने बोला कि हम पढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि आपके पास एक्सपीरियंस, बोला कि एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मेरे पास क्षमता ज़रूर है, मेरे पास क्षमता है, आप मुझे मौका दें तो ज़रूर मैं बस अच्छा ही करके बताऊँगा। हालाँकि उन्होंने अच्छा मौका दिया, और कई जगह से मुझे अनुभव की वजह से, मेरे पास ज़ीरो अनुभव था तो मुझे लौटाया गया, लेकिन अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में मौका कौन देता है? खैर कोई नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानियाँ आए तो चलती रहती हैं, जीवन के उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों, आप अपने अंदर के टैलेंट को जिस दिन पहचान गए ना, आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी हो। तो आपको क्या करना है, आपने वो पता लगा लिया, तो आप उस काम को फिर सही करोगे। और जब आप उस काम को सही कर सकते हो, तो फिर दुःख किस बात का? दुःख किस बात का? यही चीज़ है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब
बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें हम कौन कौन से प्रोविजंस को रख सकते हैं, आप मुझे ये बताइए एक बात भी सही है, प्रोविजंस कौन कौन से रख सकते हैं भाई, ये भी तो बड़ा मसला हो गया आजकल। चलिए, तो इसमें पहले हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या होती है, यानी इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। तो आप लिख दीजिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यानी इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में मैं कहूंगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, और मैं आपको बता दूं यह अधिकार आर्टिकल 19 जो है ये विदेशी व्यक्तियों को नहीं मिलता, ये विदेशी व्यक्तियों को नहीं मिलता। हाँ, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो मिल सकते हैं, लेकिन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विदेशी व्यक्तियों को नहीं मिलता है, ठीक है। तो पहली बात, एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति को कहते हैं भावना, अपनी अभिव्यक्ति कौमा विश्वास, कौमा विश्वास, कौमा मत, कौमा विश्वास, कौमा मत तथा 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 मौखिक एवं लिखित संकेत के माध्यम से व्यक्त कर सकता, एवं लिखित संकेत के माध्यम से व्यक्त कर सकता, के माध्यम से व्यक्त कर सकता, व्यक्त कर सकता है। यानी भारत का कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए, अन्य विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक अपनी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी भावना, कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, क्या वो, जैसे कि भावना में कुछ भी आ सकता है, कि वो किसी व्यक्ति के प्रति क्या सोचता है, नेगेटिव अप्रोच रखता है या पॉजिटिव अप्रोच रखता है, पहली बात। दूसरी बात, वह किसी सरकार के बारे में क्या सोचता है, उसकी पॉलिसीज के बारे में क्या सोचता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, वो ये सारी चीजें देख सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वह अपना विश्वास, यानी किस पर वो विश्वास करता है, किस पर वो विश्वास नहीं करता है। जैसे कि मान लो आजकल कोई भी व्यक्ति यदि भाजपा सरकार पर विश्वास नहीं करता है तो वह अपना मत रख सकता है। तो विश्वास को रखना, अपना मत को रखना, जैसे कि मान लो मत का मतलब होता है वोट। जैसे आज भी आपको पता है कि भारत का नागरिक जो है वो वोट के समय, इलेक्शन के टाइम यदि कोई कांग्रेस को वोट देता है तो अच्छी बात है, बीजेपी को वोट देता है तो वो भी ठीक है, तो कोई समाजवादी को देता है तो कोई बहुजन समाज पार्टी को देता है, तो कुल मिला के कोई आम आदमी पार्टी को देता है। तो कुल मिला के ये होता है कि वो अपना वोट, अपना मत किसी को भी दे सकता है, अपना विश्वास किसी पे रख सकता है या नहीं भी रख सकता है, और अपनी अभिव्यक्ति, अपनी भावनाएं वो मंच पर जाकर व्यक्त कर सकता है, उसको अधिकार है। यानी कुल मिला के कह सकता है कि और अपने मौखिक, अपने मत मौखिक एवं लिखित संकेत के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। या तो वो लिखकर दे सकता है और चाहे वो बोलकर भी दे सकता है। तो इसे कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। वाक का मतलब होता है बोलना और अभिव्यक्ति का मतलब होता है भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस। तो अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को वो व्यक्त कर सकता है। जैसे मान लो आपके सामने कौन है, आपके सामने मान लो कोई सुंदर सी नारी बैठी है, ठीक है, अब आप यहां बैठे हैं, आपको वो पसंद आ रही है, तो सीधी बात है आप वहां पे इसका इस्तेमाल अच्छे से करिए, ठीक है। जैसे कि आपने वहां पे जाके बोला, अब तमीज से बोलिएगा, बदतमीज मत बन जाइएगा ना। हाँ, अब जाके वहां पे आपने क्या बोला कि हमें आप पसंद हैं, हमें आप पसंद हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप वहां पर आर्टिकल 19(1)(a) का यूज कर रहे हैं, यानी आप अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, समझे ना। फीलिंग्स को थोपने में और फीलिंग्स को बताने में फर्क होता है। किसी पर अपनी फीलिंग्स थोपिएगा मत, थोपना नहीं है, बताना है केवल। अब सामने वाला उसको क्या समझे ये उसकी सोच है, वो बुरा सोचता है तो बुरा सोचे, अच्छा सोचता है तो अच्छा सोचे, अपना काम करके वहां से वापसी हो जाए। और हाँ, रिप्लाई का 2 दिन वेट करो, एकदम से नहीं है कि आपने बोला उसका रिस्पॉन्स तुरंत आ जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं आएगा।
लेकिन हाँ, मैं सिखा नहीं रहा हूं आपको कि कहीं जाके आप इस्तेमाल करें, बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज के युवा इतने आतुर हैं, इतने जल्दीबाजी में रहते हैं कि उन्हें रिप्लाई का इंतजार नहीं है। अरे आप जब किसी का इंतजार नहीं कर सकते तो वो मोहब्बत ही कैसी, वो भावनाएं कैसी, वो फीलिंग्स और इमोशंस कैसा, जहां पर आप किसी का इंतजार ना कर सके। इंतजार का मतलब ये नहीं है कि आप दो साल और 3 साल में देवदास बन जाइए। एक इंतजार होता है समय सीमा का, टाइम लिमिट का, वो ध्यान रखिए। तो चलिए, इसका मतलब है कि आप किसी व्यक्ति से, आप सरकार से, आप किसी से भी कुछ भी कह सकते हो, लेकिन सरकार, आपको पता है कि हमारे संविधान में ये कहा गया है कि सरकार मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित तो नहीं कर सकती, लेकिन इन पर एक कुछ लिमिटेशंस लगा सकती है, कुछ हद तक इन्हें समाप्त भी कर सकती, कुछ हद तक, जैसे कि इन पर सीमाएं लगा सकती है, लिमिटेशंस लगा सकती। तो लिखेंगे नोट लगा के लिखेंगे यहां पर कि सरकार सरकार आप लिख सकते हैं यहां पर कि सरकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमा तक, कुछ सीमाओं तक, कुछ सीमाओं तक, कुछ सीमाओं तक प्रतिबंध लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, कुछ सीमाओं तक प्रतिबंध लगा सकती है। अब वो कैसे प्रतिबंध है इसका देख लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं एक बार। तो इसका जिक्र है पहला, जैसे कि मान लो अभी क्या हुआ था, एक जम्मू कश्मीर का केस था, लद्दाख का केस था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, एक एमएलए का केस था, वो जजमेंट मुझे याद नहीं आ रहा अचानक। तो उस केस में क्या था एक्चुअली में, सीमा इसकी पहली, देखो लिमिट क्या होती है, पहली लिमिटेशन इसकी होती है, पहला जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो क्या होता है, यदि आप अपनी भावनाएं, अपना विश्वास और अपना मत, यानी अपनी भावनाओं को इस प्रकार से व्यक्त नहीं करना कि समाज में पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाता है। यानी सरकार ये इंश्योर करती है कि जब सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो बोलने वाला व्यक्ति ये अपने शब्दों को लिहाज में बोले, उठपटांग तरीके से सरकार पर आरोप ना लगाए। जैसे कि सरकार को गाली देना, ये गलत बात है, क्योंकि वो सरकार है, आप तो चलो पे विश्वास नहीं करते, आप तो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या है जिन लोगों ने विश्वास करके उनको वोट दिया था, तभी तो वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने, तभी तो वो विधायक बना, तभी तो वो सांसद बना। तो आपने तो व्यक्त कर दिया, लेकिन आपके व्यक्त करने से कितने लोगों को यहां पर हर्ट हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए सरकार। और दूसरी बात, यदि आप कल को कुछ गलत बोलकर आ गए और सबसे बड़ी बात है कि आप पर फिर हमला हो गया, तो हमले में क्या होगा? हमले में यह होगा कि कुल मिला के यहां पर अराजकता फैल जाएगी, समाज के दो टुकड़े हो जाएंगे, और जब समाज टूटेगा तो देश टूटेगा ही टूटेगा। तो कुल मिला के यहां पर सरकार इंश्योर करती है कि किसी भी प्रकार की अभद्रता बोलने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए, और देश की संप्रभुता, देश की अखंडता और देश की एकता बनी रहे। इसलिए देखेंगे कि सरकार यह सुनिश्चित करती है, सरकार यह सुनिश्चित करती है, इंश्योर करती है, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी प्रकार की अराजकता, किसी भी प्रकार की अराजकता, सांप्रदायिकता अराजकता, सांप्रदायिकता तथा सार्वजनिक आदेश की अवहेलना ना हो, सार्वजनिक आदेश की अवहेलना ना हो, अवहेलना ना हो, ये इंश्योर करती है। दूसरी बात क्या इंश्योर करती है? दूसरी बात ये इंश्योर करती है कि पहली बात और दूसरी बात क्या होती है?
दूसरी बात इंश्योर करेगी कि देश की संप्रभुता, उसकी एकता और अखंडता पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे दूसरा इंश्योर करती है देश की एकता यानी उसकी इंटीग्रिटी, देश की एकता मतलब यूनिटी, देश की एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता को कोई खतरा ना पहुंचे, और उसकी सॉवरेनिटी और उसकी संप्रभुता यानी सॉवरन संप्रभुता को कोई खतरा ना पहुंचे। कोई खतरा ना पहुंचे, तो ये बात है। यानी आप ऐसी कभी भी अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स ऐसे व्यक्त नहीं करोगे जिससे देश टूट जाता है। जैसे देश टूटने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कोई भाषण दिया और मान लो उसमें कुछ, आप हिंदू धर्म से आते हैं, ठीक है, आप मंच पे गए, मान लो कॉलेज का मंच है या स्कूल का मंच है, यूनिवर्सिटी का मंच है, ठीक है, अब उस यूनिवर्सिटी में कुछ मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि मुस्लिम लोगों की भावनाएं आहत हो गई, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो गई। अब सीधी बात है, सारी मुस्लिम कम्युनिटी आपके विरोध में आ जाएगी, और फिर क्या होगा, आपके विरोध में नहीं बल्कि सारे हिंदुओं के विरोध में आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गई, नहीं हो गई, अब हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा वहां पर, यूनिवर्सिटी में नहीं पूरे जिले में। अब इससे क्या होगा, जब जिले में होगा तो जिले की आग पूरे राज्य में भड़केगी और राज्य से पूरे देश में जाएगी, तो देश के हिंदू और मुसलमान फिर आमने सामने हो जाएंगे। अब इससे देश क्या होगा, टूटेगा। तो कुल मिला के सरकार ये इंश्योर कर लेती है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि क्या होता है, जब आपने कभी कभी न्यूज चैनल पे देखा होगा या कभी कभी आपने पोडियम पर या मंच पे किसी को भाषण देते हुए देखा होगा, जब कोई भी व्यक्ति बोलते 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 अपनी भाषा में अभद्रता और गाली शब्द का प्रयोग करने लग जाता है तो पुलिस वाले उसको तुरंत पकड़ के नीचे ले आते हैं। क्यों ले आते हैं, क्योंकि वहां पर अराजकता फैल सकती है, देश खतरे में आ सकता है, तो तुरंत पुलिस वाले उसको वापस लाते हैं कि इधर आओ भाई, क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना है, जाओ बाहर जाओ, असेंबली से बाहर जाओ, उसको बाहर ही भगा देते हैं कैंपस से। ऐसे ऐसे थोड़ी बोला था बोलने को, ठीक है। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तुमको, ऐसा नहीं कि अभिव्यक्ति के नाम पर तुम देश को ही खतरा पहुंचाओ, पहली बात। तो कुल मिला के आपको यहां बात समझ में आ चुकी है। तीसरी, सरकार ये इंश्योर करती है, सरकार ये भी देखती है कि भाई कोई व्यक्ति आकर हमारे देश के साथ जो भी विदेशी संबंध बने हुए हैं उनके खिलाफ तो कोई नहीं बोल रहा है। जैसे आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, भारत तथा उसके अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध को बनाए रखने वाले संबंधी भाषण। आर्टिकल 51 कहता नहीं कहता, यही कहता है। यानी भारत का और मित्र राष्ट्रों के साथ जो संबंध बने हुए हैं उसके खिलाफ आपको कोई भी भाषण नहीं देना, पहली बात तो। और दूसरी बात लिख सकते हैं, लिखेंगे कि भारत एवं मित्र राष्ट्रों के संबंधों के खिलाफ नहीं बोलना, मित्र राष्ट्रों के संबंधों के खिलाफ नहीं बोलना, क्योंकि आप तो बोलकर चले जाएंगे लेकिन आपको बोलकर जाने के बाद क्या होगा, जो मित्र राष्ट्र सुनेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में एक भी चीज को शेयर होने में टाइम नहीं लगता, पब्लिक होने में टाइम नहीं लगता। यदि आप भारत का और मान लो कल को इजराइल का, और इजराइल के राष्ट्रपति उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आप गलत गलत शब्द बोलते हैं तो कुल मिला के आप पे क्या होगा, यानी आपका तो कुछ नहीं होगा, आपको तो केवल इतना होगा कि आप पे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन दूसरी बात क्या होगा, दोनों देशों के संबंध बिगड़ेंगे। और आपको पता है कि इजराइल अभी कैसी स्थिति बैठा हुआ है, बिल्कुल सन की बैठा हुआ है भाई साहब, उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो सीधे अगले टाइम विद इन सेकंड के अंदर मिसाइल आ जाएगी। अब सोच रहे हो आप, आपके बोलने से तो कोई चले गए आप तो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हो गई, दोनों देशों के संबंध बिगड़े हैं और युद्ध की केवल आपकी वजह, समझ गए ना। कुल मिला के यहां पर आपको सरकार ये भी ध्यान रखती है, यानी सरकार इन आधारों पर आपकी राइट टू फ्रीडम और स्पीच और एक्सप्रेशन पर लिमिटेशंस लगा सकती है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है और इसको बैन भी कर सकती है, प्रोहिबिटेड भी कर सकती है। चलिए, आप अनुच्छेद ये समझ चुके हैं, लेकिन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में और भी सारे अधिकार आते हैं, पर जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी आर्टिकल 19(1)(a) में पूछ लिया जाता है। चलिए,
तो जैसे कि आर्टिकल 19(1)(a) में कई सारे आते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) इसमें क्या आता है? पहला क्या आता है बताइए? पहला आता है प्रेस की स्वतंत्रता। क्या आती है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, एक तो ये शब्द आता है, यानी प्रेस का मतलब होता है मीडिया, और इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, या फ्रीडम ऑफ प्रेस कह दीजिए, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, और इसको पेपर में जाना जाएगा राइट टू प्रेस के नाम से। किसके नाम से? राइट टू प्रेस के नाम से। राइट टू प्रेस के नाम से इसको जाना जाएगा पेपर में। यदि कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राइट टू प्रेस या फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक अधिकार दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया। लेकिन ये तो होती है भावनाएं, आप समझना इस बात को। लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है। इसमें केवल एक शब्द आता है, एक लाइन आती है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ये सारे प्रावधान है, ये आर्टिकल में नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता के बाद क्या आ सकता है? उसके बाद आता है कौन सा? विरोध और प्रदर्शन करने का अधिकार भी है। लिख दीजिए, विरोध एवं प्रदर्शन करने का अधिकार। विरोध एवं प्रदर्शन करने का अधिकार। प्रदर्शन करने का अधिकार, एक शब्द ये भी निकलता है, तो मैं आपको समझा दूं एक बार बच्चों। इसे कहते हैं राइट टू प्रोटेस्ट। क्या कहते हैं? राइट टू प्रोटेस्ट। ये भी शब्द आपसे पूछा जा सकता है, आप लिख दीजिए राइट टू प्रोटेस्ट, यानी आप कहीं भी किसी भी प्रकार से अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट को संविधान के दायरे में किया जाए, किसी भी तरीके से कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। राइट टू प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, भाई साहब किसान आंदोलन हुआ तो पटरी, रेल की पटरी उखड़ने लग गई, रेल की पटरी उखड़ने लग गई। पहली बात बताओ, ये हो रहे हैं, बताओ। अब रेल की पटरी उखड़ने में और विरोध प्रदर्शन करिए ना भाई, आपसे किसने बोला है? जुलूस में, जुलूस निकालिए, पूरा विरोध करना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, खूब निकालिए। लेकिन रेल की पटरियां उखाड़ने में, बसों को फूकने में, है ना। अब एक आया था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, पता नहीं किस बात का था। एक भाई और बहन बाइक से जा रहे थे, उनकी बाइक को आग लगा दी तुमने। ये कैसा विरोध प्रदर्शन है भाई? ये नौटंकी तो नहीं है कहीं? भाई बहन जा रहे थे, मान लो गलती से आग उनके शरीर पर आ जाती, तो आप जिम्मेदार होते? जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर, कौन जिम्मेदार होता है? बताइए। तो यही तो चीज है, समझने वाली चीज होती है। हम जब देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि हो क्या रहा है। और फिर सही बताऊं, ऐसे पे तो लाठीचार्ज होना चाहिए। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कतई भी इस कैटेगरी में नहीं आते। अरे सरकार पर तुम्हें दबाव बनाना ही है, तो इसके हजार तरीके हमारे पास मौजूद हैं। तो सरकार पर दबाव बना रहे हैं, इसलिए रेलों को फूकेंगे, बसों को फूकेंगे और आदमियों को मारेंगे, एम्बुलेंस को निकलने नहीं देंगे। ये रास्ता है सरकार पर दबाव बनाने का इनका। और वैसे ये कहते हैं कि सरकार इनकी हर बात मान जाए। बताओ। फिर ये कहते हैं, फिर यही लोग कहते हैं, ये बसों को फूकने वाले, रेलों को फूकने वाले यही लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। तब इनके समझ में नहीं आता कि संविधान क्या है। तब यही लोग कहेंगे कि संविधान खतरे में है, फिर सरकार पर इल्जाम लगाते हैं। अरे तुम तो संविधान के दायरे में काम कर लो पहले, के बाद सरकार को समझाना कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए। तो राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें कभी भी हड़ताल करने का अधिकार नहीं आता। हड़ताल करना, हड़ताल करने का अधिकार, जिसे आप राइट टू स्ट्राइक बोलते हैं, हड़ताल करने का अधिकार इसमें इंक्लूड मत करना बच्चों, कि राइट टू स्ट्राइक को कभी भी हम आर्टिकल 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बोलेंगे। ये मत कह देना सर कल को बैंक की हड़ताल हुई थी तो बैंक की हड़ताल लीगल है। याद रखना, बैंक की हड़ताल को इलीगल माना गया है। सॉरी, किसी भी हड़ताल को, चाहे वो औद्योगिक, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर की हो, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर की हो, इन हड़तालों को इलीगल माना गया है, क्योंकि हड़ताल का जो संबंध होता है
वो औद्योगिक अधिनियम से होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट एक्ट से होता है। ठीक है, हमारे संविधान में एक इंडस्ट्री एक्ट काम करता है, उससे हम इसको रिलेट करके मानेंगे। तो हड़ताल करने का अधिकार कभी भी 19 से कनेक्ट मत करना, ये राइट टू स्ट्राइक कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता ये है। प्रेस में अखबार भी आता है। देखो प्रेस में कौन आता है, प्रेस में आती है मीडिया। प्रेस में क्या आती है, मीडिया, सोशल मीडिया। प्रेस में टीवी चैनल आ गए, सोशल मीडिया आ गया, फिल्में आ गई, क्या आ गई, फिल्में आ गई, फिल्म्स आ गया। ठीक है, ये आ सकते हैं। और फिल्म आ गया है, मीडिया आ चुका है, टीवी वाला मीडिया है, ये सोशल मीडिया वाला मीडिया है जो पूरे दिन आप लगे रहते हैं ना ऊपर ऊपर नीचे करने उंगलियों को, वही है सोशल मीडिया। उसके अलावा और कौन सी प्रेस है, और प्रेस में आपका एक हो सकता है न्यूज़पेपर हो सकता है, चलो एक न्यूज़पेपर हो सकता है, न्यूज़पेपर ले लीजिए। और क्या हो सकता है, किसी राइटर की बुक हो सकती है, ठीक है, कोई नोवेल हो सकता है, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 19(1)(b) की तरफ। चलिए, तो लिमिटेशंस पढ़ ली आपने, ओके। अरे यही चलना है, ओ ये तो आज ना पेज बाकी है अभी तुम्हारा। चलिए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19(1)(b)। आर्टिकल 19(1)(e) कहता है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, ठीक है, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुली असेंबल। ये कहता है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बार पकड़ लेते हैं। देखिए, भारत के प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की पूरी स्वतंत्रता, लेकिन शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार व्यक्तियों को तो है, लेकिन शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार केवल सार्वजनिक संपत्तियों पर बिना किसी हथियार के। यदि आपको सम्मेलन करना है, यदि आपको असेंबल करना है, तो असेंबल आप कहां करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति पर करेंगे। जैसे कि दिल्ली में जंतर मंतर पर होता है, दिल्ली के जब कभी भी दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है तो जंतर मंतर पर होता है, और वहां पे वहां की चौकी, वहां के एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर से परमिशन ली जाती है कि सर हम सम्मेलन करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वो भी बिना किसी हथियार। और ये क्या है, एक सार्वजनिक संपत्ति है जंतर मंतर, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाकर असेंबल करेंगे तो ये आपको अधिकार नहीं है। यहां पर लिख सकते हैं कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को या भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन लेकिन यह सम्मेलन, लेकिन यह सम्मेलन किसी सार्वजनिक संपत्ति, यह सम्मेलन किसी सार्वजनिक संपत्ति, संपत्ति पर बिना किसी हथियार के, बिना किसी हथियार के। चलिए, तो कुल मिला के आप समझ गए कि हम शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। इस सम्मेलन का मतलब है जैसे कि मान लो हम सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा छेड़ने वाले हैं, तो मोर्चा का मतलब हो गया उसमें कम से कम 1000 से 2000 लोग और 10,000 लोग, 1,00,000 लोग हो सकते हैं। तो आप वहां पे कोई लीडर अपने आंदोलनकारियों को समझा रहा है कि भाई हमें कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कहां से कब चलेंगे, कितने लोग चलेंगे, कौन पूर्व जाएगा, कौन पश्चिम जाएगा, ये सारी चीज होती है। जैसे कि कोई भी ले सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन होते ही रहते हैं, और हाँ जो शांतिपूर्ण नहीं होते उनके खिलाफ क्या होती है, कार्रवाई होती है। तो सरकार इस पर भी कुछ लिमिटेशंस लगा के रखती है।
जैसे सरकार इस पर क्या लिमिटेशंस लगा सकती है, तो लिखिए सीमाएं, सीमाएं या प्रतिबंध। अब इस पर क्या प्रतिबंध है देख लेते हैं। तो पहली बात है देश की सुरक्षा का मामला है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता और संप्रभुता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, पहली बात। पता चला आप हथियार लेके आ गए, अब यदि सार्वजनिक संपत्ति पर बैठे हैं तब भी आप हथियार लेके नहीं बैठ सकते। इसलिए सबसे पहले जब आप परमिशन लेते हैं किसी भी ऑफिसर से, वहां के रीजनल ऑफिसर से, तो सबसे पहले वो यही पूछता है कि आप कोई भी हथियार नहीं लाएंगे। यदि आप कोई भी हथियार लाता हुआ पाया गया, पूरे असेंबल को अशांतिपूर्ण घोषित किया जाएगा और कभी भी आपको असेंबल नहीं करने दिया। तो लिख सकते हैं पहला है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। कि देश जरूरी है ना भाई, ऐसे थोड़ी ना कि कोई आएगा देश को तोड़ के चला जाएगा। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, की एकता, अखंडता को खतरा ना पहुंचे, खतरा ना पहुंचे। एक तो पहली शर्त आपको मिल गई। दूसरी शर्त की बात करें, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त हो सकती है सार्वजनिक आदेश और सार्वजनिक हित की बात करें तो लिखेंगे सार्वजनिक आदेश के पालना हो, सार्वजनिक आदेश की पालना, सार्वजनिक आदेश की पालना हो और सार्वजनिक हित को लेकर हो सकता है। सार्वजनिक हित को लेकर हो सकता है। अच्छा, और दूसरी सीमा, तीसरी सीमा क्या हो सकती है? ये पहली सीमा थी। अब तीसरी लिमिटेशंस क्या हो सकती है? तीसरी लिमिटेशंस हो सकती है यातायात कंट्रोल को लेकर, ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे कि मान लो आपको पता है कि शहर में ट्रैफिक कंट्रोल बहुत है, मतलब ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो ट्रैफिक को लेकर जैसे कि पुलिस ये भी कह सकती है कि आने वाले संडे को ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, इसलिए आप अपने जुलूस को, अपने विरोध प्रदर्शन को, अपने सम्मेलन को आप किसी और दिन करिए, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक को तो हम नहीं रोक सकते कि आप यहां पर मत आइए, ऐसा नहीं रोक सकते। ट्रैफिक तो आएगा, क्योंकि ट्रैफिक किसी के हाथ में है क्या, ये बताइए? कितना रोक लोगे आप किसी को? ठीक है, मान लो ट्रैफिक बढ़ भी जाता है तो ट्रैफिक की वजह से वहां पर सम्मेलन नहीं किया जाएगा, यह बात आपसे बोली जा सकती है। जैसे मान लो दिल्ली के जंतर मंतर पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से उस टाइम सम्मेलन को रोक दिया जा सकता है। ठीक है, तो लिख सकते आप वहां पर ये नहीं बोलोगे नहीं सर हमारा अधिकार है, तो अरे अधिकार है, लेकिन लिमिटेशंस में तो आपकी संवैधानिकता की जांच हो रही है, नहीं हो रही। तो यहां पर लिख सकते हैं यातायात नियंत्रण को लेकर, यातायात नियंत्रण की व्यवस्था, नियंत्रण की व्यवस्था के मद्देनजर, व्यवस्था को देखते हुए, को देखते हुए सम्मेलन रोका जा सकता है। समझ गए आप? तो लिमिटेशंस और प्रतिबंध बहुत जरूरी हो जाते हैं। लिमिटेशंस और प्रतिबंध ये एक्चुअली में वो एक अपने आप में एक हथियार होता है ताकि आप संविधान को जान सकें। कि सर लिमिटेशंस भी हो सकती हैं क्या? बिल्कुल। कल को आप लिमिटेशंस पढ़ के नहीं गए, पढ़ लिया आपने एक्सप्लेनेशन और आपने कर दिया बवाल, आपने कर दिया बवाल। जैसे कि आप मान लो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के चले गए एसएचओ के पास, और दिल्ली के जंतर मंतर पे आपने एसएचओ से बात की या किसी भी रीजनल ऑफिसर से बात कर ली कि सर हम सम्मेलन करना चाहते हैं। अब मान लो उस दिन ट्रैफिक कंट्रोल बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम की स्थिति हो सकती है। अब आपके एसएचओ ने बोला कि नहीं सर आप अभी सम्मेलन तो नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है। अब आपको तो यही नहीं पता कि भैया एक लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस के तहत ऑफिसर आपसे बोल रहा है, बल्कि समझदार है वो आपसे कह रहा है, पहली बात, और आप उससे लड़ रहे हैं। नहीं ये तो हमारा अधिकार है, तो हमें जुलूस क्यों नहीं करने दोगे भाई साहब, हमें मोर्चा क्यों नहीं निकालने दोगे?
जैसे कि आपको बताया सोनम वांगचुक की बात करें लद्दाख में, ठीक है, इतने प्रसिद्ध आदमी हैं, इंडिया के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, उसके अलावा वो इंजीनियर भी हैं, एक के अलावा वो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े समर्थक भी हैं, ठीक है। तो यही चीज है, यानी इतना बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट, इतना बड़ा ऑथर, इतना बड़ा इंजीनियर सोनम वांगचुक जो लद्दाख के निवासी हैं, जब वो दिल्ली चलो मार्च जो उन्होंने किया था वो इसी के तहत तो किया था। ये क्या था उनका कि दिल्ली चलो मार्च, दिल्ली चलो मार्च जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को पूरा कर लिया था, और गांधी जयंती के दिन आकर 2 अक्टूबर को उन्होंने क्या की, गांधी जी की जयंती मनाई। क्या बनाई, जयंती। कुल मिला के ये बर्थ एनिवर्सरी जब थी उनकी गांधी जी की 2 अक्टूबर को, तो उन्होंने दिल्ली में आके लद्दाख से चले दिल्ली की तरफ, केवल किसके लिए, एक तो साथ थोड़ा पॉलिटिकल केसेस भी, मतलब लद्दाख के लोगों को वो चाहिए, मतलब कि उनको विधानसभा दे दो, उनको विशेष राज्य का दर्जा दे दो, कुछ ऐसा है। चल एक भी चल ये मैटर चल रहा है, दूसरा मैटर चल रहा है जलवायु परिवर्तन को लेके वहां पर, ठीक है। तो 2 मैटर बहुत हैं। तो सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली चले शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हथियार के, और दिल्ली आकर 2 अक्टूबर को इन्होंने गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी की श्रद्धांजलि। ये होता है सम्मेलन। चलिए अब लिमिटेशन समझ गए आप, ओके। अब आते हैं आर्टिकल 19(1)(c) की तरफ। तो यहां लिख सकते हैं अनुच्छेद 19(1)(c), और 19(1)(c) क्या कहता है, यह कहता है संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ यूनियन। संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, यह कहता है। तो संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता की हम बात करें, इसमें कहा गया है, इसमें यह साफ साफ बोला गया है बच्चों कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार का संघ बनाने की पूरी स्वतंत्रता है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी, आज मैं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता हूं, मेरे पास हक है, मेरे पास राइट है, बस उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या मिल जाए, ऑथेंटिकेशन मिल जाए। तो कुल मिला के भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा से स्वैच्छिक तरीके से वो कोई भी यूनियन, संगठन, संघ, जैसे पॉलिटिकल पार्टी का गठन करना, किसी व्यापार संघ का, ट्रेड यूनियन का गठन करना, ठीक है, उसके अलावा किसी सहकारी समिति, कोऑपरेटिव कमिटीज का गठन करना, ठीक है, कुल मिला के किसी भी प्रकार का संगठन उसे बनाना है तो वो बना सकता है। लिख सकते हैं आप इसमें, देखिए भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का संगठन बना सकता है, किसी प्रकार का संघ बना सकता है, संघ बना सकता है, बना सकता है, ठीक है। चलिए किसी भी प्रकार का, जैसे कि एग्जांपल सेट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो सकता है, एग्जांपल में हो सकता है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी तो एक संघ होती है, नहीं होती, राजनीतिक दल, आप इसे कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी। चलिए उसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है व्यापार संघ, जैसे सभी व्यापारियों ने मिलकर क्या बना दिया, एक संघ बना दिया, उसे बोलते हैं व्यापारी संघ। तो व्यापार संघ बना दिया एक, ठीक है। उसके अलावा मान लो और आपने क्या बना दिया, कोई संगठन बना दिया, ठीक है, संगठन बना दिया। उसके अलावा आपने क्या बना दिया, और संगठन के अलावा हो सकता है सहकारी समिति, लिखेंगे सहकारी समिति बना सकता है, कोऑपरेटिव कमिटीज बना सकता है, सहकारी समिति बना सकता है। तो इस प्रकार से क्या बना सकता है वो, ऐसे संघ का निर्माण कर सकता है। यहां लिख सकते हैं आप ट्रेड यूनियन, यहां पे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यहां कह सकते हैं
कोऑपरेटिव कमेटी। चलिए, ओके, समझ गए आप। लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति संगठन तो बना सकता है, संगठन तो बना सकता है, लेकिन इस पर भी कुछ लिमिटेशन, सरकार यह कहती है कि आप इस प्रकार का संघ कभी नहीं बनाएंगे जो, जैसे कि क्या है बताइए, आप इस प्रकार का संघ कभी ऐसा नहीं बनाएंगे जो देश की सुरक्षा, उसकी एकता को खतरा पहुंचाता है, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे, के साथ मजाक बनाए, जैसे कि आतंकवादी संगठन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कभी नहीं बनाएंगे। दूसरा, या कोई ऐसा संघ आपने बना दिया जो बाहर से तो अच्छा दिख रहा है लेकिन उसके अंदर कई सारी टेररिज्म एक्टिविटीज चल रही हैं, तो याद रखें कि वो संगठन, उसे आतंकवादी घोषित करके लिमिटेशंस में डाल के बाहर फेंक दिया जाए। ठीक है, तो लिख सकते हैं लिमिटेशंस में सीमाएं और प्रतिबंध। अब प्रतिबंध में क्या हो सकता है, तो लिखेंगे कि वह संगठन जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं उसकी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करे, उसकी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करे। खिलवाड़ करे, तो आप समझ गए। यानी कुल मिलाके मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी संगठन नहीं बनाना है, यानी आप भी बना सकते हैं, लेकिन आप बना सकते हैं 4 प्रकार के संगठन। ठीक है, और इस पे लिख दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आता है आतंकवादी संगठन। अभी आपको पता है करंट की न्यूज क्या है, करंट की न्यूज ये है, भारत के गृह एवं सहकारी समिति मंत्री, से आप केंद्रीय मंत्री कहते हैं, भारत के अभी गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, माननीय अमित शाह जी ने अभी एक संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, और इसका नाम क्या है, जैसे कि एक संगठन पहले था जमैका, मैं आपको बता दूं, जैसे कई सारे संगठन बैन कर दिए हैं, एक है जमैका संगठन। जमैका संगठन जो था ये आतंकवादी संगठन है, को बैन कर रखा है, क्योंकि जमैका संगठन क्या था, ये भारत में ऐसी सारी गतिविधियों को अंजाम देता था जो भारत को तोड़ने का प्रयास करती हैं। ये क्या करता था कि भारत के हिस्सों में जाता और भारत के लोगों को भड़काता था हिंसा के लिए। ठीक है, चलिए, और सबसे बड़ी बात, जमैका के अलावा दूसरा संगठन जो था, और उसके अलावा ये जमैका वो वाला संगठन है जो बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो संगठन है वो क्या है, दूसरा संगठन का नाम है अभी हिज-उल-अतर, लिख दीजिए उसको। अभी अमित शाह ने इनको क्या कर दिया है, आतंकवादी संगठन को, हिज-अल-उतर, ऐसा कुछ संगठन है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही है, कुछ अरबी भाषा फारसी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो हिज-अल-उतर ये संगठन जो है आतंकवादी संगठन है, और अभी इसको भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने को बैन कर दिया। अब यह भारत में काम नहीं कर सकता किसी भी तरीके, और काम करता पाया गया तो इन पर सरकार क्या लगा देगी, यूएपीए एक्ट लगा देगी। और यूएपीए एक्ट काम करता है 1967 का, इसे बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट 1960। ठीक है, चलिए, अब जैसे कि आज हमारे ऐसे संगठन जो आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन आज भी ऐसे संगठन काम कर रहे हैं हमारे भारत में, ऐसे एग्जाम्पल मैं सेट कर देता हूं। जैसे कि पहला है हिंदू विश्व परिषद, आप सभी को पता है हिंदू विश्व परिषद, ये एक संगठन है, एक काउंसिल है, काउंसिल संगठन कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप परिषद भी जोड़ दीजिए, परिषद भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप परिषद बना सकते हैं। ठीक है, कोई समिति बना सकते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भी हमारे भारत में ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जो आतंकवादी संगठन नहीं है लेकिन संघ है, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, एक हो सकता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे आप आरएसएस कहते हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लीडर कौन है, भगवंत मोहन भागवत, कुछ ऐसे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ काम कर रहा है, बताओ आज हमारे देश में। आरएसएस
आरएसएस आजकल पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व है और हमेशा से रहा है, आज नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा है विश्व हिंदू परिषद, हिंदू विश्व परिषद एक साथ है, ठीक है। और संगठन क्या हो सकता है? दूसरा संगठन हो सकता है वक्फ बोर्ड। क्या है? वक्फ बोर्ड भी कह सकते हैं, वक्फ बोर्ड हो सकता है। चलिए, वक्फ बोर्ड हो सकता है। और संगठन कौन से हो सकते हैं जो अभी यहां पर भारत में काम कर रहे हैं बड़े स्तर पर? जैसे कि सहकारी समिति हो सकती है, ठीक है। चलिए यहां पर लेते हैं, सहकारी समिति हो सकती है। कई सारी सहकारी समिति काम कर रही नहीं कर रही? और इनके मंत्री कौन है? अमित शाह जी है नहीं है? चलिए, बहुत अच्छे। तो कुल मिला के ये पूरा जिम्मेदारी किस पर है? अमित शाह जी पर, पूरी जिम्मेदारी। अब आते हैं आर्टिकल 19(1)(d) की तरफ। लिमिटेशंस पढ़नी है साथ में हमको। अब पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 19(1)(d). और 19(1)(d) कहता है कि भारत में, यानी भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भारत के किसी भी हिस्से में मुक्त रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता, यानी मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लिख सकते हैं। विचरण करना या आबाद रूप से, तो लिख सकते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी हिस्से में आबाद रूप से, यानी मुक्त रूप से, आबाद या मुक्त रूप से विचरण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। विचरण करने की पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। तो आप समझ गए कि आबाद रूप से मुक्त विचरण करना है। तो आप आर्टिकल 19(1)(d) को उठा लीजिए। आपको पता है कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग, जब आपका मन करता है आप यहां से गाड़ी करते हैं और सीधे कश्मीर की तरफ जाते हैं, सीधे जम्मू जाते हैं, ठीक है, सीधे उत्तराखंड चले जाते हैं, हिमाचल चले जाते हैं, आज शिमला जाएंगे, आज धर्मशाला जाएंगे, आज मसूरी जाएंगे, आज देहरादून घूमेंगे, आज कश्मीर जाएंगे, कश्मीर वैली देखेंगे, स्पीति वैली जाएंगे, वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, कभी तमिलनाडु जाएंगे, तो कभी केरल में जाएंगे हम, ठीक है, कभी गोवा। और गोवा जाने का सपना तो आपका साथ पूरा अभी हुआ भी नहीं होगा। हाँ, बड़ी तमन्ना रहती है गोवा जाने की, है। चलिए, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को आबाद रूप से, मुक्त रूप से घूमने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है, उसको किसी भी हिस्से में नहीं रोका जा सकता। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन इस बात को भी बिठा लीजिए कि आज हमारे भारत में इसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगी हुई हैं। जैसे कि सीमाओं की बात करते हैं कि हमारी सीमाएं, यानी सीमाओं या फिर कह सकते हैं प्रतिबंध। ये प्रतिबंध क्या कहता है? देखिए, सरकार ने इस पर भी क्या लगा रखा है? सरकार ने इस पर भी प्रतिबंध लगा रखा है साहब। और क्या कहती है सरकार? ये कह सकती है कि भारत के नागरिक को उन क्षेत्रों में रोका जा सकता है। जैसे किन क्षेत्रों में रोका जा सकता है, बताइए मुझे। भारत का नागरिक उन क्षेत्रों में विचरण नहीं कर सकता जहां पर वहां के निवासी लोगों को कोई परेशानी होती। जैसे कि, यानी भारत के उस नागरिक को उन क्षेत्रों में जाने से रोका जा सकता है जहां पर निवासी लोगों की, यहां पर रेजिडेंसी जो पीपल हैं, रेजिडेंसी जो लोग हैं, वहां के निवासी रहते हैं वहां पर, ठीक है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका कला खतरे में नहीं है। यानी उनकी संस्कृति को कोई नुकसान होता दिख रहा है, या उनकी कला या उनकी भाषा पर ऐसा लग रहा है कि आप उन पर जाकर वहां पर गंदगी फैला रहे हैं, तो वहां पर आप नहीं जा सकते। गंदगी इन द सेंस पूरा माहौल बिगाड़ रहे हैं। कुल मिला के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति, भाषा के हितों को देखते हुए आपको वहां पर घूमने से रोका जा सकता है। पहली बात। कल को आप ये मत कहना कि सर हमें उत्तराखंड गए थे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में क्या हुआ था, वहां पर हमको जाने नहीं दिया गांव में। ये तो सर हमारे आर्टिकल 19(1)(d) का वॉल्यूशन हो गया, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सर एक बार सोच लेना कि वहां पर जाने क्यों नहीं दिया, क्योंकि वहां पर जो जनजाति रहती है, उनकी संस्कृति और उनकी कला और उनकी भाषा कुछ इस प्रकार की है कि आपके जाने से
वहां पर कुछ खतरा हो सकता है। जैसे कि आप वहां पर गए, ठीक है, और उन्होंने क्या सोचा कि ये जो लोग हैं ना, ये अलग ही दुनिया से आए हैं, क्योंकि जनजाति जो होती हैं उनका थोड़ा बाहर से रुख थोड़ा कम होता है। तो आपके पहनावे को लेकर ये ना सोच लें कि ये किस दुनिया का व्यक्ति है, और किस दुनिया का व्यक्ति है, ये व्यक्ति हमारी संस्कृति को, हमारी कला को, हमारी भाषा को बिगाड़ने आया है। उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारी संस्कृति को खत्म कर देगा, इसलिए वो व्यक्ति आप पर हमला भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको नक्सल इलाके में जाने के लिए मना करती है सरकार। इसलिए आपसे जनजाति जो ट्राइबल्स एरिया हैं वहां पर जाने से मना करती है। हाँ, मत जाइए, नुकसान आप ही को होगा। ठीक है, उन पर कोई केस नहीं होगा, फिर याद रखना। उसके अलावा सरकार आपसे घूमने की बात करें, विचरण की बात करें, तो वहां पर जाने से मना करती है जो भौगोलिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां पर भूकंप आने का खतरा रहता है, ज्वालामुखी फटने का खतरा रहता है, जहां पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, वहां पर जाने से मना करती है। जैसे कि कहां पर, जैसे कि मान लो केदारनाथ की घाटी में कुछ जगह ऐसी हैं आज भी कि वहां पर जाने के लिए मना है। टॉप हिल्स हैं कुछ सारी, तो वहां पर मत जाइए आप, क्योंकि वहां पर हमेशा वाइब्रेट होता रहता है। ऐसी जगह मत जाइए। ठीक है, वहां पर जवान होते हैं आर्मी के, वो मना कर देते कि प्लीज नो एंट्री। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे कि वनों में आप जाते हैं, कभी वर्ल्ड सेंचुरी गए, कभी आप सरिस्का गए होंगे, रणथंभौर गए होंगे, या उत्तराखंड के मानस में गए होंगे, और असम के मानस में गए होंगे। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ऐसे कभी नेशनल पार्क में भी आप कहीं भी नहीं घूम सकते, क्योंकि वहां पर जो जंगली जानवर हैं उन क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं। और दूसरी बात, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को रोका जा सकता है। तो पहली बात है, आप ऐसे लिख दें कि वे क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से, वे क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से संवेदनशील हैं, सेंसिटिव, संवेदनशील हो, संवेदनशील हैं, जैसे भूकंप, जैसे भूकंपी क्षेत्र, जैसे भूकंपी क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र हो सकता है। जैसे और क्या हो सकता है, भूस्खलन क्षेत्र, लैंडस्लाइड। जैसे भूस्खलन क्षेत्र हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है। ठीक है, चलिए, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या हो सकती है, दूसरी हो सकती है कि आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों के, देखें, आदिवासी एवं जनजाति, आदिवासी एवं जनजाति क्षेत्रों की भाषा, कौमा, संस्कृति, कला के हित में, कला के हित में रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। एक ये लिमिटेशंस हो गई। दूसरी बात करते हैं, और लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। और लिमिटेशंस जैसे हो सकती हैं, क्या है, एक बताई थी ना मैंने आपको। हाँ, चलिए, तो एक लिमिटेशंस आप लिख लीजिए इसमें। एक तो भौगोलिक संवेदनशील वाला हो गया, आदिवासी क्षेत्र वाला हो गया, और क्या हो सकता है, हाँ, एक उस दो प्रकार के व्यक्तियों को रोका सकता है, जैसे कि एड्स। जैसे कि मान लो जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, एड्स बीमारी होती है जो संक्रमण रोग होता है, आपकी किसी के मिलने से भी फैल जाती है। ठीक है, एक होता है एड्स बीमारी। जो व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिससे दूसरा व्यक्ति भी बीमार हो सकता है, जैसे कि कोविड के समय, आपको कोविड के समय आइसोलेटेड क्यों किया जाता था, भाई आप कोविड पॉजिटिव हो और आप सरकार से कह रहे हो मैं तो जाऊंगा घूमने, तो पहले आपका टेस्ट होता था। अब जब आपको लॉकडाउन खुला था, आपको लॉकडाउन खुलने के समय का थोड़ा बहुत समय याद है, जब लॉकडाउन खुलने धीरे धीरे खुलने लगा, धीरे धीरे ट्रेन की टिकट होने लगी, लोग घूमने लगे नॉर्थ की साइड, कश्मीर साइड, तो वहां पे सबसे पहले जो पहली स्टेज थी, वहां पर सबसे पहले कोविड टेस्ट होता था कि सरकार, उस राज्य की सरकार आपसे कोविड टेस्ट करवाएगी। कोविड में यदि आप पॉजिटिव पाए गए तो आपको आइसोलेटेड वहीं किया जाएगा, भेजा नहीं जाएगा, नहीं किया जाएगा।
उसी राज्य के उसी हॉस्पिटल, ठीक है, जहां पर आप हो, पहली बात। दूसरी बात, आप नेगेटिव हो तो आपको फिर परमिशन दी जाएगी। तो कुल मिला के आपको संक्रमण बीमारियों के आधार पर भी रोका जा सकता है। तो लिखेंगे कि संक्रमित बीमारी के आधार पर, संक्रमित बीमारी के आधार पर भी रोका जा सकता है, बीमारी के आधार पर भी रोका जा सकता है, आधार पर भी रोका जा सकता है। जैसे एड्स, लिखते हैं, जैसे क्या हो सकता है, जैसे एड्स हो सकता है, और जैसे कोरोना कर लीजिए, चलो ये बीमारी तो अभी आई थी ना, कोरोना कर लीजिए, एड्स है, कोरोना है, या ऐसा कोई बीमारी है जो संक्रमण बीमारी है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, हाँ कैंसर संक्रमण बीमारी नहीं होती, मैं आपको बता दूं, कैंसर से संक्रमण नहीं हो, मतलब संक्रमण नहीं होते वो, ठीक है, अलग चीज है। तो ये हो गया। और क्या हो सकता है, जैसे कोई अपराधी व्यक्ति है जिस पर अपराध सिद्ध हो चुका है, या जो अभी आरोपी है, एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उसको नहीं जाने देंगे, तो पुलिस की जो कस्टडी में है वो नहीं जाएगा। तो लिखें आरोपी या अपराधी व्यक्ति, आरोपी या अपराध सिद्ध व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि कहीं क्रिमिनल को छोड़ दिया, भाई तू जा यार, घूम यार, बहुत दिन हो गए जेल में पड़े तुझे, अब तू घूम आराम से, नहीं, क्योंकि अपराधी व्यक्ति जहां पर जाएगा वहां अपराध ही करेगा, इससे समाज को खतरा है। तो आरोपी या अपराध सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति को रोका जा सकता है, व्यक्ति को रोका जा सकता है। चलिए, तो आप यहां तक समझ चुके हैं लिमिटेशंस और प्रोहिबिटेशंस, 3 लिमिट है। 19 1D हो चुका है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ई की बात करेंगे और ई की बात करेंगे, और आर्टिकल 19 को खत्म कर देंगे और 20 को भी खत्म। चलिए, अब समझ में आ रहा है आपको कितना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं, एक सिंपल लैंग्वेज, केवल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही। जैसे कि देखो, हाँ मैं सॉरी बताना भूल गया, संवेदनशील क्षेत्र जैसे क्या है, जोशीमठ, अभी जोशीमठ में भूकंप आया था, नहीं आया था, सॉरी लैंडस्लाइड, जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ भाई साहब, अभी अभी हाल ही में हुआ था, एक साल पहले, ठीक है, देख लो। तो वहां पर आप जाने से बचिए, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से वहां पर जब कई सारे लोग जा रहे हैं तो वहां पर दबाव बढ़ता है पहाड़ों पर, और जब पहाड़ों पर दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, तो वहां पे लैंडस्लाइड होंगे, ठीक है, भूकंप आएंगे। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और कैसा लग रहा है आपको पॉलिटिकल लेक्चर, बहुत, और अब से आगे से हम जो भी पॉलिटिकल लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम टॉपिक के साथ साथ सब टॉपिक भी उसमें थंबनेल में डालेंगे, ताकि आपको पता रहे कि सर ने आज क्या पढ़ाया और ये लेक्चर किसके ऊपर है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को मेरा नमस्कार।